क्या कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़ी आसानी से पैसा कमा लेते हैं, जबकि दूसरे उतनी ही मेहनत करके भी संघर्ष करते रहते हैं? क्या हो अगर इसका राज उनके काम में नहीं, बल्कि उनकी सोच में, उनके दिमाग के अंदर छिपी किसी सेटिंग में हो? आज हम इसी दिमागी सेटिंग की पड़ताल करेंगे। हमारे सामने है टी हार्व एकर की किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड का एक ऑडियो बुक सारांश, और हमारा मकसद है उन 17 वेल्थ फाइल्स को समझना, मतलब मानसिकता से जुड़े वो सिद्धांत जो अमीरों को बाकियों से अलग करते हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं होगी, है ना? हमारा मिशन ये समझना है कि ये चीजें काम कैसे करती हैं, इनकी जड़ें कहाँ हैं। हम देखेंगे कि बचपन के अनुभव कैसे अनजाने में हमारा एक मनी ब्लूप्रिंट या कह लें कि पैसों का एक नक्शा तैयार कर देते हैं। और सबसे जरूरी बात, क्या उस नक्शे को बदला जा सकता है? चलिए इस सोच की दुनिया में एक गहरी पड़ताल करते हैं। चलिए इसी सबसे जरूरी विचार से शुरू करते हैं, मनी ब्लूप्रिंट। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, पर असल में ये हमारे अवचेतन मन में पैसे को लेकर बना एक नक्शा है। ये उन सब बातों से बनता है जो हमने बचपन में पैसे के बारे में सुनी, देखी और महसूस की। बिल्कुल। जैसे कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, या अमीर लोग तो लालची होते हैं। ये बातें हम सुनते हैं और ये हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, फिर हमारे फैसलों पर अनजाने में भी असर डालती हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। किताब के अनुसार ये ब्लूप्रिंट एक फाइनेंशियल थर्मोस्टैट की तरह काम करता है। थर्मोस्टैट मतलब जैसे घर का एसी होता है, वैसा? बिल्कुल वैसा ही। सोचिए आपके घर में एक थर्मोस्टैट 20 डिग्री पर सेट है। अगर बाहर बहुत गर्मी होगी तो वो एसी चलाकर कमरे को वापस 20 डिग्री पर ले आएगा। और अगर ठंड होगी तो हीटर चलाकर उसे गर्म कर देगा। सही। हमारा मनी ब्लूप्रिंट भी यही करता है। वाह, ये तो सोचने पर मजबूर करता। इसका मतलब है कि अगर किसी का थर्मोस्टैट कम पैसे पर सेट है तो उसे लॉटरी भी लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल। उसका दिमाग कोई ना कोई रास्ता निकालकर उसे वापस उसी लेवल पर ले आएगा। हाँ, उसे वापस वहीं ले आएगा। वो शायद पैसा उड़ा देगा, गलत जगह निवेश कर देगा, या कुछ और हो जाएगा। दिमाग के नजरिए से देखें तो ये एक तरह का होम्योस्टेसिस है। अच्छा। हमारा दिमाग और शरीर एक जाने पहचाने आरामदायक स्तर पर रहना पसंद करते हैं, चाहे वो शरीर का तापमान हो या बैंक बैलेंस। इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना दिमागी तौर पर बहुत मेहनत का काम है, इसलिए वो हमें बार बार वापस खींचता है। तो असली समस्या बाहर नहीं, आपके अंदर है। तो ये ब्लूप्रिंट बनता कैसे है? सोर्स बताता है कि इसके 3 मुख्य तरीके हैं। पहला तो वो जो हम बचपन से पैसे के बारे में सुनते आए, इसे सोर्स मौखिक प्रोग्रामिंग कहता है। दूसरा है मॉडलिंग, यानी हमने अपने बड़ों को पैसे संभालते हुए कैसे देखा, जैसे माता पिता को पैसों पर लड़ते हुए या बिलों को लेकर हमेशा तनाव में देखना। और तीसरा जो शायद सबसे गहरा असर छोड़ता है वो है विशिष्ट घटनाएं, यानी बचपन में पैसे से जुड़ा कोई ऐसा अनुभव जो आपके साथ सीधे तौर पर हुआ हो। मान लीजिए बचपन में आपको मेले में खिलौना चाहिए था, पर माता पिता ने पैसे की कमी की वजह से मना कर दिया और आपको सबके सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो एक पल की शर्मिंदगी आपके साथ रह जाती है और आपके पूरे जीवन के वित्तीय फैसलों को प्रभावित कर सकती है। ये तो बहुत गहरा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक ही घर में एक जैसे माहौल में पले बढ़े 2 भाई बहन भी बिल्कुल अलग ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। हाँ, और ये विद्रोह के मनोविज्ञान को दिखाता है। एक भाई शायद अपने पिता को पैसों के लिए संघर्ष करते देख उनकी आदतों की नकल कर ले और जिंदगी भर वैसा ही संघर्ष करे, जबकि दूसरा उसी अनुभव को देखकर ये ठान ले कि मैं कभी ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगा। वो उस अनुभव को प्रेरणा बनाकर ठीक उल्टा रास्ता अपनाता है और शायद बेहद अमीर बन जाता है। दोनों को आकार एक ही अनुभव नहीं दिया, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया ने उनका भविष्य तय किया। तो फिर इसका समाधान क्या है? मतलब अगर ये सब अवचेतन में हो रहा है तो इसे बदलें कैसे? बदलने का पहला कदम है जागरूकता। खुद को एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखने जैसा। खुद से पूछना कि पैसे को लेकर मेरी मान्यताएं क्या हैं। मैंने बचपन में क्या सुना था? मेरे माता पिता का पैसे से कैसा रिश्ता था? एक बार जब आप इन पुरानी फाइलों को पहचान लेते हैं, तब आप जानबूझकर नई, ज्यादा ताकतवर मान्यताएं चुन सकते हैं। जैसा किताब में कहा गया है, अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो आपको पहले जड़ों को बदलना होगा। आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का ही प्रतिबिंब है। जड़ों को बदलने की बात से ही हम अगले हिस्से पर आते हैं। तो अगर हमारी अंदरूनी सोच इतनी जरूरी है तो ये हमारे एक्शन में कैसे दिखती है? यहाँ एक बहुत दिलचस्प फर्क बताया गया है। पैसे के खेल में लोग 2 तरह से खेलते हैं।
कुछ जीतने के लिए और कुछ इसलिए कि वो हार ना जाए। हाँ, और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं। जो जीतने के लिए खेलता है उसका ध्यान दौलत और समृद्धि बनाने पर होता है, उसका लक्ष्य बड़ा होता है। जो हार से बचने के लिए खेलता है उसका पूरा ध्यान सुरक्षा पर होता है, उसका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कि बस गुजारा हो जाए, बिल चुकाए जा सकें। वो विकास नहीं, सिर्फ बचाव कर रहा होता है। इसी से जुड़ा एक और सिद्धांत है, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं और गरीब लोग छोटा। और एक और बात जो कही गई है वो है कि अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जबकि गरीब लोग बाधाओं पर। हाँ, और इन दोनों बातों को एक साथ देखना जरूरी है। लेकिन अवसरों पर ध्यान दो, ये सुनने में थोड़ा किताबी लगता है ना। असल जिंदगी में जब बिल भरने का तनाव हो तब कोई इंसान बाधाओं के बजाय अवसरों पर कैसे ध्यान दे सकता है? क्या सोर्स इसके लिए कोई प्रैक्टिकल तरीका बताता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और किताब ये नहीं कहती कि आप अपनी समस्याओं को नजरअंदाज कर दें, वो कहती है कि आप अपना फोकस बदलें। इसे समझने के लिए एक बंद गेट की कल्पना करें। एक व्यक्ति उसे देखकर सोचेगा, ओह रास्ता बंद है, अब मैं फंस गया। उसका पूरा ध्यान बाधा पर है। ठीक है। दूसरा व्यक्ति उसी गेट को देखकर सोचेगा, ठीक है गेट बंद है, इसे पार कैसे किया जाए? क्या कोई चाबी है? क्या इसके ऊपर से जा सकते हैं या बगल में कोई और रास्ता है? उसका ध्यान समाधान पर है। सफल लोग समस्याओं से बड़े होते हैं, वे समस्याओं को खुद पर हावी नहीं होने देते। ये एक मानसिक मांसपेशी की तरह है जिसे आपको रोजाना ट्रेन करना पड़ता है। तो अगर हमारी सोच और हमारे एक्शंस इतने जरूरी हैं, तो इसका एक और पहलू भी तो होगा कि हम दूसरे कामयाब लोगों के एक्शन को कैसे देखते हैं। क्या हम उनसे सीखते हैं या कुछ और महसूस करते हैं? बिल्कुल, ये तीसरा भाग सामाजिक मानसिकता के बारे में है। किताब का एक बड़ा तर्क ये है कि अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की तारीफ करते हैं और उनसे सीखते हैं, जबकि गरीब लोग अक्सर सफल लोगों से जलते हैं, उनकी आलोचना करते हैं या उन्हें बेईमान और लालची समझते हैं। और यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है, अगर आप किसी ऐसी चीज से मन ही मन नफरत करते हैं जो आप पाना चाहते हैं, तो आप उसे कभी कैसे पा सकते हैं? ये तो अपने ही खिलाफ काम करने जैसा है। सही कहा, ये एक आंतरिक विरोधाभास है। आप ब्रह्मांड को बहुत मिले जुले सिग्नल भेज रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं मुझे अमीर बनना है और दूसरी तरफ आप सोच रहे हैं अमीर लोग बुरे होते हैं। इस विरोधाभास के साथ आप कभी सफल नहीं हो सकते। सफल लोगों को दुश्मन की तरह नहीं बल्कि रोल मॉडल के रूप में देखना जरूरी है। उनकी सफलता इस बात का सबूत है कि ये संभव है और उनकी यात्रा से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये बात तो समझ आती है, लेकिन इसमें एक मुश्किल भी है। सोर्स कहता है कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। पर अगर कोई ऐसी जगह पर है जहां उसके आसपास नेगेटिव सोच वाले लोग ही हैं, तो वो इस संगत को रातों रात कैसे बदल सकता है? क्या इसका मतलब है कि उसे अपने पुराने दोस्त रिश्तेदार छोड़ देने चाहिए? ये एक बहुत प्रैक्टिकल समस्या है और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। किताब का मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार या दोस्तों को छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखें। अगर आपके आसपास कोई लगातार शिकायत करता है या नकारात्मक है, तो आप उनके साथ बिताने वाला समय सीमित कर सकते हैं और साथ ही आप जानबूझकर सकारात्मक और सफल लोगों की संगति की तलाश कर सकते हैं, चाहे वो किताबें पढ़कर हो, सेमिनार में जाकर हो या ऑनलाइन मेंटर ढूंढकर हो। ऊर्जा संक्रामक होती है, तो आपको चुनना होगा कि आप किससे संक्रमित होना चाहते हैं। और ये सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं है, ये खुद के बारे में भी है। किताब में एक पार्टी का उदाहरण है जो मुझे बहुत पसंद आया। ये दिखाता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। हाँ, वो बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। एक पार्टी में एक महिला है जो अपने बिजनेस को लेकर बहुत उत्साहित है। जब कोई उससे पूछता है कि वो क्या करती है, तो वो पूरे आत्मविश्वास और गर्व से बताती है। वो मानती है कि उसका काम लोगों की जिंदगी में वैल्यू जोड़ता है। नतीजा, लोग उसकी ओर खिंचे चले आते हैं, उसके काम के बारे में और जानना चाहते हैं। और उसी पार्टी में एक दूसरा आदमी है, उसका काम भी शायद बहुत अच्छा है, लेकिन वो उसके बारे में बताने में झिझकता है। वो अपनी सफलता को कम करके आंकता है। जब कोई पूछता है तो वो दबी हुई आवाज में कहता है, मैं बस एक छोटा सा काम करता हूँ, जैसे उसे अपने काम पर शर्म आ रही हो। हाँ, लोग उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। बिल्कुल। कमाल की बात यह है कि दोनों का काम शायद बराबर का अच्छा हो, लेकिन उनका खुद को प्रस्तुत करने का तरीका उनके नतीजों में जमीन आसमान का फर्क ला रहा है।
एकर का तर्क है कि सफल लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने में सहज होते हैं। वे बेचने या प्रमोशन करने को किसी के गले पड़ना नहीं समझते। वे इसे दूसरों तक अपनी वैल्यू पहुंचाने का, उनकी मदद करने का एक तरीका मानते हैं। क्योंकि अगर आप खुद पर और अपनी चीज पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। ठीक है, तो हमने अपनी अंदरूनी प्रोग्रामिंग, खेल के प्रति नजरिए और सामाजिक मानसिकता की बात की। अब कुछ ठोस व्यावहारिक आदतों पर आते हैं। यहाँ एक बड़ा बदलाव आता है एक कमाने वाले की सोच से एक मालिक की सोच में जाने का। सही कहा। और इसकी शुरुआत होती है ये समझने से कि आप किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं। किताब कहती है कि गरीब लोग अपनी आमदनी यानी सैलरी पर ध्यान देते हैं, जबकि अमीर लोग अपनी नेट वर्थ पर ध्यान देते हैं। और इन दोनों में क्या फर्क है? सैलरी तो सीधी सी बात है, जो पैसा हर महीने आता है। नेट वर्थ क्या है? नेट वर्थ आपकी दौलत का असली पैमाना है। इसका मतलब है आपकी कुल संपत्ति, जैसे आपका घर, निवेश, बचत। अच्छा। उसमें से आपकी कुल देनदारियों मतलब कर्ज को घटाना। सिर्फ ज्यादा सैलरी कमाना आपको अमीर नहीं बनाता अगर आपके खर्चे भी उतनी ही ज्यादा हैं और आप कोई संपत्ति नहीं बना रहे। अमीर लोग संपत्ति बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ऐसी चीजें जो समय के साथ बढ़ती हैं और उनके लिए और पैसा कमाती हैं। अच्छा। सैलरी तो उस बड़े समीकरण का बस एक हिस्सा है। तो नेटवर्थ बनाने के लिए पैसे का सही प्रबंधन करना जरूरी होगा। हाँ, किताब कहती है कि अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, चाहे उनके पास कितना भी कम पैसा क्यों ना हो। हाँ। और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं जब मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तब मैं उसे मैनेज करना सीखूंगा, लेकिन किताब कहती है कि ये उल्टा काम करता है। जब तक आप ये साबित नहीं करते कि आप जो आपके पास है उसे संभाल सकते हैं, तब तक आपको और नहीं मिलेगा। ये एक आदत है जो पैसे की मात्रा से नहीं, आपकी मानसिकता से जुड़ी है। इसका एक तरीका पहले खुद को भुगतान करना बताया गया है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में करना बहुत मुश्किल है। जब महीने के शुरू में ही इतने सारे बिल सामने हो तो कोई खुद को पहले भुगतान कैसे करे? ये अनुशासन का खेल है। ज्यादातर लोग पहले दूसरों को भुगतान करते हैं, मकान मालिक, क्रेडिट कार्ड कंपनी, फोन कंपनी, और फिर देखते हैं कि उनके लिए क्या बचा है, जो अक्सर कुछ नहीं होता। सही बात है। पहले खुद को भुगतान करना का मतलब है कि जैसे ही आमदनी आए आप सबसे पहले बिना सोचे एक निश्चित हिस्सा, मान लीजिए 10%, अपने वित्तीय स्वतंत्रता वाले खाते में डाल दें। ये पैसा खर्च करने के लिए नहीं है, ये निवेश करने और बढ़ने के लिए है। शुरू में ये मुश्किल लगता है, पर एक बार आदत बन जाए तो ये सुनिश्चित करता है कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, न कि सिर्फ आपके हाथ से बह रहा है। और यहीं से हम शायद सबसे शक्तिशाली आदत पर आते हैं। अमीर लोग अपने पैसे से कड़ी मेहनत करवाते हैं, जबकि गरीब लोग पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसका मतलब है पैसिव इनकम बनाना। जी, पैसिव इनकम यानी निष्क्रिय आय। ऐसा पैसा जो आपके लगातार सक्रिय रूप से काम किए बिना आता रहे, जैसे निवेश से मिलने वाला डिविडेंड, किराए की आय, या कोई ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी ऑटोमेटिक चल सके। लक्ष्य ये है कि आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चों को कवर कर ले। जब ऐसा होता है तब आप सच में आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। तब आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि आपको करना पड़ता है। और ये सब करने के लिए जो एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आखिरी सिद्धांत। अमीर लोग लगातार सीखते और बढ़ते रहते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। हाँ। और ये सिर्फ किताबें पढ़ने के बारे में नहीं है। इसका गहरा मतलब ये है कि सफल लोग अपनी पहचान को सीखने वाले यानी लर्नर के रूप में देखते हैं। वे मानते हैं कि उनका मौजूदा ज्ञान काफी नहीं है, जिससे वे हमेशा नई जानकारी और फीडबैक के लिए खुले रहते हैं। जबकि सब कुछ जानने वाला मतलब नोअर व्यक्ति अपनी पहचान को बचाता है और नया कुछ भी सीखने को अपनी पुरानी सोच पर हमले की तरह देखता है। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, हर मास्टर कभी एक डिजास्टर था। वाह। सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका आप पीछा करते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसे आप उस तरह का व्यक्ति बनकर आकर्षित करते हैं जो इसके योग्य है, और ये विकास की प्रक्रिया से ही संभव है। तो आज के इस पड़ताल में हमने काफी कुछ समझा। पैसे को लेकर अपनी अंदरूनी प्रोग्रामिंग यानी मनी ब्लूप्रिंट को पहचानने से लेकर जीतने के लिए खेलने की मानसिकता अपनाने और सफल लोगों से सीखने तक के कई अहम विचारों पर चर्चा की। हमने ये भी देखा कि सिर्फ सैलरी पर ध्यान देने से ज्यादा जरूरी है
अपनी नेटवर्थ बनाना, और इसके लिए पैसे का सही प्रबंधन करना और उसे अपने लिए काम पर लगाने की आदतें डालना कितना जरूरी है। और ये सब कुछ एक खुली और हमेशा सीखने वाली मानसिकता रखने से ही शुरू होता है। आज की चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। किताब में एक तरफ डर के बावजूद कदम उठाने पर जोर दिया गया है और दूसरी तरफ पैसे का व्यवस्थित प्रबंधन करने पर, लेकिन असल जिंदगी में अक्सर ये दोनों बातें टकराती हैं। सोचिए, आपके सामने कोई बड़ा अवसर है जिसमें बहुत ज्यादा रिटर्न की संभावना है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। ऐसे में डर के बावजूद आगे बढ़ने का सिद्धांत एक सुरक्षित और सोची समझी वित्तीय योजना के सिद्धांत से कैसे मेल खाएगा? किस मानसिकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, साहसी उद्यमी की या सावधान प्रबंधक की?